नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। यह हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज का प्रोग्राम है जहां पर हम सवालों के माध्यम से पिछले सालों में जो कुछ सवाल यूपीएससी के एग्जाम में, इसके अलावा दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके माध्यम से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेगमेंट है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे पहले सवाल पे बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स। ऑप्शंस की बात करें, हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन बी असम राइफल्स, ऑप्शन सी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ऑप्शन डी सीमा सुरक्षा बल। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि जो असम राइफल्स है वो भारत के सबसे पुराने पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक मानी जाती है। आप सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है, आपको ये जानना होगा कि आखिर पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी होती है। तो पैरामिलिट्री फोर्स को एक अर्धसैनिकृत बल भी कहा जाता है, जिसकी संगठनात्मक संरचना यानी कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कौन से पद पर कौन सा व्यक्ति रहेगा, इसके अलावा जो रणनीति की प्रक्रिया होती है, प्रशिक्षण जो होता है, सब कल्चर जो होता है, पेशेवर, ये तमाम जो चीजें हैं और जो कार्य होता है, ये पूरी तरह से बिल्कुल सेना की तरह ही होता है, लेकिन ये राज्य के औपचारिक सशस्त्र बलों के हिस्से के तौर पर नहीं देखा जाता। अब अगर आप भारत भारत में बात करेंगे तो आपको बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस देखने को मिलेंगी, लेकिन जो असम राइफल्स है उसे भारत की सबसे जो है पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक माना जाता है। और अगर आप असम राइफल्स के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास जो है वो आप 1835 में ब्रिटिश शासन की ओर से गठित किए गए कछार लेवी के तौर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 1977 में उसे अंततः असम राइफल्स का नाम मिला था, लेकिन इस बीच में 1835 से लेकर के 1917 तक इस बीच में असम राइफल्स को अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे कि 1883 में इसे असम फ्रंटियर पुलिस बुलाया गया। इसके अलावा 1891 में इसको असम सैन्य पुलिस बुलाया गया, 1913 में इसको पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस बुलाया गया और अंततः 1917 में इसका नाम बदल करके असम राइफल्स रख दिया गया। तो ये बेसिकली असम राइफल्स की हमने बात की। इसके अलावा ये बेसिकली आपका गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नियंत्रण में काम करता है। और ये न केवल असम राइफल्स जो आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये न केवल असम राइफल्स के रंगरूटों को, जो उसके जो नए कर्मी होते हैं उनको प्रशिक्षित करती है, बल्कि कुछ अन्य सीएपीएफ और राज्य पुलिस के जवानों को भी भर्ती करती है, उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने का काम भी किया जाता है। तो इस तरह से आपका विकल्प भी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल जो है कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक इजरायली रडार प्रणाली, ऑप्शन बी भारत का स्वदेशी मिसाइल रोधी कार्यक्रम, ऑप्शन सी एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली, या फिर ऑप्शन डी जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य एक रक्षा समझौता। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ये जो थर्ड प्रणाली है ये अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली भी कही जाती है। सबसे पहले अगर आप इस प्रणाली की बात करें तो ये जो थर्ड प्रणाली है इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, और ये एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली है जिसे छोटी और मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनको रोकने और रास्ते में ही उनको नष्ट करने के लिए निर्मित किया गया है। अब ये जो थर्ड प्रणाली है ये अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशनों से जुड़ी होती है, यानी कि इसके जो निगरानी स्टेशन है, जो सर्विलांस स्टेशन है, वो आपको अंतरिक्ष में भी मिलेंगे और जमीन पर भी दिखाई देंगे। तो इस तरह से बेसिकली स्टेशन की तरफ आने वाली जो भी मिसाइलें होती हैं उनके बारे में जो थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको डेटा ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर वो मिसाइल आगे चल करके जो सामने से मिसाइल आ रही है उस मिसाइल को नष्ट कर देती है। तो इसके पास वातावरण के अंदर और बाहर मिसाइलों को रोकने की क्षमता मौजूद है। ये अन्य बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ इंटर ऑपरेटेबल है, यानी इसको आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमने थर्ड मिसाइल के बारे में बात की। बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि किसी देश के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने के क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे कथन है पहला, इसकी नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक पहुंच होगी, और हमारा दूसरा कथन है कि ये स्वचालित रूप से परमाणु हथियारों के अप्रसार प्रसंधि का सदस्य बन जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो,
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। सबसे पहले एनएसजी यानी कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और उस समय जब स्थापना की गई थी तो कुल 48 राज्य जो है स्वेच्छा से इसमें शामिल हुए थे। ये राज्य बेसिकली आपका जो गैर परमाणु हथियार वाले राज्यों को अपने निर्यात नियंत्रण का समन्वय करने के लिए इन्होंने सहमति जाहिर की थी। यानी कि बेसिकली आप कहें कि ये जो देश थे, इन्होंने कहा था कि जिन देशों के पास गैर परमाणु हथियार, ये यानी जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, उनको हम अपना आयात नियंत्रित करेंगे, यानी कि उनको बेसिकली सॉरी निर्यात नियंत्रित करेंगे। यानी कि उनको हम जितना भी अगर उनको कोई परमाणु हथियार भेजा जाएगा तो बेसिकली उसको नियंत्रित किया जाएगा। या इन्होंने बेसिकली कह दिया था कि हम किसी भी ऐसे स्टेट को अब परमाणु हथियार इंपोर्ट नहीं करेंगे जिसके पास अभी परमाणु हथियार मौजूद नहीं है। कब? 1975 से पहले। तो ये बेसिकली आपका कथन एक यहाँ पर सही हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें कथन दो के बारे में, तो भारत के बारे में ही अगर आप बात करें तो भारत जो है बेसिकली इस पूरी संधि पर, अगर दूसरी जो संधि थी उस संधि का नाम क्या था? एनटीपी। एनटीपी संधि यानी कि बेसिकली आपका परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि। इस संधि के बारे में अगर आप देखें तो संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 1968 में हुए थे, और संधि को बेसिकली 1970 में लागू किया गया था। इसके अलावा 11 मई 1995 को संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, और 5 परमाणु हथियार संपन्न राज्यों सहित कुल 191 राज्य इस एनटीपी संधि का हिस्सा हैं। दुनिया के 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस एनटीपी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आपको भारत मिलेगा। भारत में भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान मिलेगा जहां पर परमाणु हथियार मौजूद हैं। इजराइल मिलेगा जहां पर परमाणु हथियार मौजूद हैं। साउथ सूडान है। इसके अलावा उत्तर कोरिया है। तो ये 5 देश हैं जिन्होंने अब तक एनटीपी पर साइन नहीं किया है। इसके अलावा दुनिया के लगभग सभी देशों ने एनटीपी पर साइन, एनटीपी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इस तरह से आपका विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु हथियारों की कमान, नियंत्रण और परिचालन निर्णयों के लिए जिम्मेदार है? हमारा विकल्प है ऑप्शन ए भारत का परमाणु आयोग, ऑप्शन बी परमाणु कमान प्राधिकरण, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी सुरक्षा पर कैबिनेट समिति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि परमाणु कमान प्राधिकरण जो है वो भारत में परमाणु हथियारों की कमान, नियंत्रण और परिचालन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारत का परमाणु कमान प्राधिकरण भारत के परमाणु हथियार नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में कमांड, नियंत्रण और परिचालन निर्णयों के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। ये जो हमारा परमाणु कमान प्राधिकरण है, इसको जो है बेसिकली आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो एनसीए है इसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ आपको मिलेगा राजनीतिक परिषद यानी कि पॉलिटिकल काउंसिल, और दूसरी तरफ मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद। अब ये जो राजनीतिक परिषद होता है, इस राजनीतिक परिषद की जो कमान होती है, जो अध्यक्षता होती है, वो हमारे प्रधानमंत्री के पास मौजूद होती है। जबकि जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पास मौजूद होती है। अब ये जो पॉलिटिकल काउंसिल है ये दुनिया भारत का एकमात्र निकाय है जो कि परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपके प्रश्न पत्र में सवाल आता है कि भारत में परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत कौन कर सकता है, तो ये करने की जिम्मेदारी जो है वो आपका परमाणु कमान प्राधिकरण के पॉलिटिकल काउंसिल को है। इसके अलावा जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होता है कि जो निर्णय राजनीतिक परिषद द्वारा लिए गए हैं उन निर्णयों को सही ढंग से निष्पादित किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल को देखें। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी टाटरा, ऑप्शन डी अस्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टाटरा जो है मिसाइल प्रणाली नहीं है। क्या है उस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसका पूरा नाम है, औपचारिक नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा तैयार किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था कि मिसाइल प्रौद्योगिकी के मामले में भारत को आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस प्रदान की जा सके। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में 5 तरह की मिसाइलों को डेवलप किया गया था, जिसमें सबसे पहली मिसाइल है पृथ्वी, जो कि कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इनके नाम और इनके उपयोग क्या है वो आपको याद रखना है। पहले नंबर पर है आपका पृथ्वी, जो कि सतह से सतह पर हमला करती है, कम दूरी की मिसाइल है।
दूसरे नंबर पर आपका अग्नि है जो कि मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तीसरे नंबर पर आपका त्रिशूल है जो कि कम दूरी की निम्न स्तरीय हवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और तीसरी मिसाइल है आपका आकाश जो कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो संच कैसे आप याद रखेंगे? इसके अलावा एक इसमें नाग है जो कि तीसरी पीढ़ी की का एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपका आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? बहुत शॉर्ट रेंज मिसाइल है और सतह से सतह पर सरफेस टू सरफेस वॉर करती है। तो पृथ्वी क्या, पृथ्वी को आप जो है सतह से जोड़ करके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका सतह हो गया। पृथ्वी के बाद आता है आपका अग्नि। अग्नि क्या होता है? ये भी पृथ्वी पर ही जलती है। तो ये भी आपका सतह सरफेस टू सरफेस ही वॉर कर सकती है, लेकिन ये थोड़ा मीडियम रेंज की मिसाइल हो जाती है। इसके बाद त्रिशूल आता है। त्रिशूल क्या होता है? त्रिशूल सतह से हवा में मार किया जाता है, तो इसे आप त्रिशूल कह सकते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज मिसाइल है। इसके अलावा आकाश मिसाइल है, और आकाश मतलब पूरी तरह से हवा में, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है और मीडियम रेंज की मिसाइल है। और एक होता है आपका नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये बेसिकली हमने पांचों मिसाइल्स की बात की जो कि आपका इस कार्यक्रम के तहत डेवलप किए गए हैं। अब जो उत्तर था हमारा टाटा, तो टाटरा क्या है? टाटरा बेसिकली एक ऑल टेरेन वाहन है जो कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनके टैंक और मिसाइल जो हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और विभिन्न कॉन्फ़िगरेशंस में इसे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरे वाहन को निर्मित करने का काम चेक गणराज्य की कंपनी द्वारा किया गया था। इस कंपनी का नाम है टाट्रा ट्रक्स। टाट्रा ट्रक्स, तो इस कंपनी की ओर से इसको विकसित किया गया, इसीलिए इसका नाम है टाट्रा। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपका उत्तर सी जो है वो सही हो जाता है। बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल को। अब देखें तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक साइबर सुरक्षा कमांड, ऑप्शन बी एक एकीकृत कमान जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल हैं। ऑप्शन सी एक एकीकृत कमान जिसमें नौसेना और तटरक्षक बल शामिल हैं। ऑप्शन डी भारतीय नौसेना की कमानों में से एक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है क्योंकि ऑप्शन बी बेसिकली इसका सबसे सही डिस्क्रिप्शन करता है। अगर बात करें अंडमान और निकोबार कमांड के बारे में, तो ये बेसिकली आपका एक इंटीग्रेटेड कमांड है। और इंटीग्रेटेड कमांड होने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सेना, यहाँ पर आपको नौसेना और यहाँ पर आपको वायुसेना, इसके अलावा तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड, तीनों ही यहाँ, चारों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस का थिएटर कमांड के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। ये भारत का पहला एकीकृत थिएटर कमांड है जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। इसके अलावा ये सीधे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अध्यक्षता के अधीन संचालित होता है। तो आपका विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल को आप देखें तो हमारा अगला सवाल है कि मनोरंजन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा पहला कथन है संवर्धित वास्तविकता, यानी कि ऑगमेंटेटिव रियलिटी में एक अनुरूपित वातावरण बनाया जाता है और भौतिक दुनिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। हमारा दूसरा कथन है कि आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर से उत्पन्न छवियों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेश पर प्रक्षेपित किया जाता है। हमारा तीसरा कथन है एआर यानी कि ऑगमेंटेटिव रियलिटी व्यक्तियों को दुनिया में मौजूद रहने की अनुमति देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग करने के अनुभव को बेहतर बनाता है। हमारा चौथा कथन है वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी दुनिया को बंद कर देता है और एक व्यक्ति को स्थानांतरित कर देता है जिससे पूर्ण विसर्जन अनुभव मिलता है। अब हमें ऊपर दिए गए कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। हमारे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी 3 और 4, या ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी केवल 4। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा और चौथा कथन जो है वो सही है और पहला और दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। इसके बारे में विस्तार से अगर आप बात करें, सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द आता है वो है आपका वी आर यानी कि वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? तो वर्चुअल रियलिटी या फिर आभासी वास्तविकता भौतिक दुनिया को पूरी तरह से बंद करके एक अनुरूपित वातावरण के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपनी आंखों पर कुछ हेडसेट जैसा लगाते हैं और फिर उसके माध्यम से वो एक दूसरे वातावरण को अनुभव कर सकते हैं। तो वीआर का उपयोग आमतौर पर वीडियो गेमिंग के लिए किया जाता है, 3D सिनेमा के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। वीआर दुनिया को बंद कर देता है और एक व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है जिससे पूर्ण अनुभव उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपका जो कथन 4 है वो सही है और कथन 2 गलत है। तो कथन 2 हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर आभासी वास्तविकता को देख लिया, वर्चुअल रियलिटी को देखा।
अब एक और शब्द आता है यहाँ पर संवर्धित वास्तविकता, यानी कि ऑगमेंटेटिव रियलिटी। तो संवर्धित वास्तविकता में बेसिकली ये हमारी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसका एक एडवांस्ड वर्जन होता है, एक उन्नत संस्करण है, जहाँ पर बेसिकली भौतिक जो वास्तविक दुनिया के वातावरण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विचारों को वास्तविक दुनिया के उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण पर कंप्यूटर जनित छवियों के माध्यम से संवर्धित किया जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से समझें, यहाँ से समझना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो। तो आपने देखा होगा कि बेसिकली कई सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं, या आपको याद हो कि एक गेम आया था पॉकीमॉन गो करके। क्या गेम करता था? गेम बेसिकली आप जहां पर अपना कैमरा ऑन करते थे वहां पर आपको एक पॉकीमॉन दिखाता था या फिर एक कार्टून कैरेक्टर दिखाता था, जबकि असल में वो कार्टून कैरेक्टर वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन फोन के कैमरे में आप उस कार्टून कैरेक्टर को देख सकते थे। आपने और भी कई ऐप्स देखे होंगे, आपने कई जो है कई जो कंपनियां होती हैं, मान लीजिए कोई सोफा बनाने वाली कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी, अगर वो कंपनी ऑगमेंटेटिव रियलिटी का इस्तेमाल करती है तो वो ऐसी तकनीक बनाएगी कि आप किसी खाली स्थान में उस सोफे को रख करके देख सकते हैं अपने फोन में कि वो जगह कैसी दिखेगी। या फिर कई पेंट की कंपनियां होती हैं, पेंट करने वाली कंपनियां हैं, वो आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी देती हैं कि आप बेसिकली अपनी दीवार पर कैमरा लगा करके ये देख सकते हैं कि बेसिकली उस पेंट को करने के बाद आपकी दीवार किस तरह की लगेगी। तो इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ऑगमेंटेटिव रियलिटी टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है दूसरी दुनिया में नहीं जाते, हम कहीं पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, बल्कि हमारी जो दुनिया है उसी का एक एडवांस वर्जन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका कथन 3 सही है और कथन 1 यहाँ पर गलत है, और ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है कि डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा पहला कथन है, भीम ऐप उपयोगकर्ताओं को यूपीआई सक्षम बैंक खातों वाले किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। हमारा दूसरा कथन है, जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 कारक होते हैं, वहीं भीम ऐप में प्रमाणीकरण के केवल 2 कारक हो सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर सही है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन यहाँ पर सही है और दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। विस्तार से इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो शब्द आता है वो है भीम यूपीआई। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये एक भुगतान ऐप है जो कि उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सक्षम बैंक खाते में किसी भी अमाउंट को, किसी भी व्यक्ति को अमाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। और इसे बनाया किसने है? कल भी हमने बात की थी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की ओर से इसको विकसित किया गया है। तो इस तरह से कथन एक यहाँ पर ठीक है। भीम ऐप की अगर आप बात करें तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए 3 स्तर का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले ऐप डिवाइस की आईडी और मोबाइल नंबर से से जुड़ जाता है। ऐप डिवाइस की जो आईडी है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपकी डिवाइस की आईडी है। दूसरा, लेन देन करने के लिए उपयोगकर्ता को एक बैंक खाते की जरूरत होती है, तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर बैंक खाता है। और तीसरा, जब कोई उपयोगकर्ता ऐप सेट करता है तो तो उनसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है कि वो अपना एक पिन बनाए। तो पहला है आपका मोबाइल नंबर, बैंक खाता और पिन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं नेट बैंकिंग की, तो नेट बैंकिंग एप्लीकेशन या चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के लिए केवल 2 कारक होते हैं। तो इस तरह से आपका जो कथन 2 है वो गलत हो जाता है और ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अंत में हमारे प्रैक्टिस सवाल की तरफ। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सवाल है, आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसके आधार पर आपको जवाब देना है। डिस्क्रिप्शन पहले एक बार सुन लेते हैं। डिस्क्रिप्शन है, सुबह जब आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठते हैं और अलार्म बंद करने के लिए उसे टैप करते हैं, जिससे आपका गीजर अपने आप चालू हो जाता है। आपके बाथरूम में लगा स्मार्ट मिरर दिन का मौसम दिखाता है और आपके ओवरहेड टैंक में पानी का स्तर भी बताता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराने का सामान लेते हैं तो तो ये उसमें स्टॉक की कमी को पहचानता है और ताज़ा किराने की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे देता है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और दरवाजा बंद करते हैं तो सभी लाइटें, पंखे, गीजर और एसी मशीनें अपने आप बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय जाते समय आपकी कार आपको आगे यातायात की भीड़ के बारे में जानकारी देती है और एक वैकल्पिक मार्ग सुझाती है। और यदि आप किसी बैठक के लिए देर से पहुंचते हैं तो ये आपके कार्यालय के तदनुसार एक संदेश भेज देती है। अब ये 2018 में सवाल आया था। सवाल ये है कि उभरती संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त परिदृश्य का सबसे अच्छा लागू उपरोक्त परिदृश्य पर सबसे अच्छा लागू होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल,
ऑप्शन बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बहुत आसान सा सवाल है, ये डिस्क्रिप्शन आपका इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का विवरण करती है। कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करिएगा अपने जवाब देने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पिछली ही वीडियो में हमने इस टेक्नोलॉजी पर बात की थी जिस टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।